एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो एक आ ही जाता है एवरी ईयर, बट इसके जितने भी फॉर्मूले और एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं हमारे आगे के चैप्टर में। तो वर्क डन जब भी कांस्टेंट फोर्स पे होता है तो जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है एफ डॉट एस। एस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स लेते हैं वो हम लेते हैं इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या कि जैसे अगर एक ब्लॉक है, अगर किसी सरफेस पे रखा हुआ है तो इधर वो मूव कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा इधर है और ये फोर्स एफ लगा हुआ है और ये मान लो एंगल थीटा है। तो आप जो है जो एस के पैरेलल में होगा या उसके डायरेक्शन में होगा आप उसको लोगे, यानी कि आप उस कंपोनेंट को एस एफ को जो आप वही कंपोनेंट में लोगे। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब एक और इसका जो फॉर्मूला आता है जो कांस्टेंट फोर्स पे होता है वो एफ आर टू माइनस आर वन, यानी कि एस टू माइनस एस वन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वन। अगर दो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो आप एस टू माइनस एस वन कर सकते हो। क्योंकि ये फोर्स है यानी कि इसका यूनिट न्यूटन और ये डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, तो इसका जो एसआई यूनिट में एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है और न्यूटन मीटर को तो आप 1 जूल भी बोलते हो। अगर आप इसको सीजीएस में लिखो तो न्यूटन को आप लिखोगे डाइन और मीटर को लिखोगे आप सेंटीमीटर, और डाइन सेंटीमीटर होता है आपका 1 अर्थ। अब जो है ग्रेविटेशन का भी यूनिट पढ़ ही लेते हैं। न्यूटन होता है फोर्स का, और अगर आप ग्रेविटेशनल यूनिट देखो तो ये हो जाता है केजी वेट, और मीटर का तो मीटर में ही रहता है, तो इसको हम लिखते हैं 1 kg मीटर। और ये जो केजी वेट होता है ना वो 9.81 न्यूटन होता है। तो ये आपके यूनिट भी सारे क्लियर हो गए और वर्क डन एट कांस्टेंट फोर्स भी आपको क्लियर हो गया। आप याद रखना ये कांस्टेंट फोर्स का ही है, वेरिएबल फोर्स का आपका फॉर्मूला अलग आता है। अब जो है हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है और ज़ीरो वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। तो जो हमारा पॉजिटिव वर्क होता है, अगर 0 डिग्री से लेके जो थीटा 90 डिग्री तक होगा तो आपका पॉजिटिव वर्क आएगा। और इसका दूसरा ये है कि हमारा जो फोर्स है या फिर एंड और कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल हो डिस्प्लेसमेंट के, तो जो हमारा वर्क डन आता है वो पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव क्या, तो वर्क डन। इसका एग्जांपल जैसे कि कोई पर्सन हैवी वेट लिफ्ट कर रहा है या आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो ये आपका पॉजिटिव वर्क डन में आ जाता है, और थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री में होता है। अब हम पढ़ते हैं निगेटिव वर्क डन। तो जो हमारा निगेटिव वर्क डन होता है उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेके थीटा 180 डिग्री तक के बीच में होता है। और यहाँ जो एफ और कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो पैरेलल नहीं होता डिस्प्लेसमेंट के, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव वर्क डन। अब बात करते हैं ज़ीरो वर्क डन की। तो आपको पता है ज़ीरो वर्क डन में क्या हो जाएगा, या तो फोर्स ज़ीरो हो गया या तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, और नहीं तो वो एक कंप्लीट साइकिल में मूव कर रहा है। कंप्लीट साइकिल जैसा कोई चीज़ है जहाँ पे कंप्लीट साइकिल में अगर आप ऐसे मूव करोगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो आपका वर्क डन भी ज़ीरो होगा। फोर्स ज़ीरो कब होता है, जब भी कोई बॉडी फ्री स्पेस में होता है तो फोर्स हमारा ज़ीरो होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होता है, जैसे मान लो आप किसी वॉल को पुश कर रहे हो और वो वॉल मूव नहीं कर रही है। चौथा जो आता है, अगर हमारा एफ परपेंडिकुलर हुआ एस के, तो आप ये फॉर्मूला जानते हो एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि एफ डॉट एस है तो आप उसे एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट है, ये वेक्टर का फॉर्मूला है। तो कॉस 90 जो है वो ज़ीरो होगा, तो वर्क डन भी जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। एक लास्ट आता है, जैसे अगर मान लो कि हमारा जो चार्ज मूव करता है, ये तो 12th का है बट जो ड्रॉप कर रहे हो उन्हें पता होगा कि जो हमारा फोर्स होता है वो Q इंटू V क्रॉस वेक्टर B होता है। तो ये जो F होता है वो परपेंडिकुलर होता है V के भी, और जो F होता है वो परपेंडिकुलर होता है B के भी, और V जो है वो खुद परपेंडिकुलर होता है B का। यानी कि ये जो सारा है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वाले में वर्क जो है वो हमारा ज़ीरो होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में वर्क डन जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा।
अब जो है हम वर्क डन पढ़ते हैं वेरिएबल फोर्स में। तो वेरिएबल फोर्स मतलब क्या कि एक्स वाई जेड तीनों में वो फोर्स मूव कर रहा है। तो अगर F है तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है वो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को भी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप लिखोगे। तो वेरिएबल फोर्स में क्या होता है कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो आपको एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और जो इसका हम लिमिट लेंगे वो हम लेंगे फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी क्या है, आपको वो दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि जो बॉडी है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मूव कर रही है, तो आप यहाँ पे एफ़ का ये लिख देना वैल्यू, डी एस का आप ये वैल्यू लिख देना, और जब आप इसे इनटू करोगे तो मैंने बताया था कि जो आई डॉट आई कैप होता है वो होता है हमारा 1, तो ये आई वाला टर्म, जे वाला टर्म और के वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप जो इनटू करोगे वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। या फिर ये सिंप्लीफाइड वे में ऐसा हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स ए टू बी प्लस एफ वाई डी वाई ए टू बी प्लस एफ जेड डी जेड ए टू बी। तो ये जो था वो हमारा वेरिएबल फोर्स था, यानी कि ये सारे डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब जो है हम पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। तो क्योंकि जो हमारा वर्क डन है वो इंटीग्रेशन है एफ डॉट डी एस का, और हमारा ग्राफ अगर वाई एक्सिस में एफ हुआ और जेड एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस ग्राफ का जो भी एरिया बन के आता है वो हमारा वर्क हो जाएगा। ये वैसे तो ग्राफ का पार्ट है, क्योंकि ग्राफ हर चैप्टर में आता है, तो इसलिए मैंने ग्राफ का अलग वीडियो बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख लो। तो ये हमारा आ गया एरिया निकालने का तरीका। अगर ग्राफ से हो तो हम वर्क निकाल सकते हैं, और अगर इसी में स्लोप निकालने बोले तो क्या करेंगे, एफ अपॉन डी एस कर देंगे। अब जो है वर्क डन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा वर्क डन होता है कंजर्वेटिव में, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कंजर्वेटिव होता क्या है। तो कंजर्वेटिव वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जब ऐसा होता है कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो मान लो आपको ए से बी को जाना हो, तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, आपका वर्क डन जो होगा वो तीनों ही केस में सेम होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि अगर आप एक क्लोज लूप में मूव कर रहे हो तो आपका जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप वर्क डन नहीं निकालोगे, एरिया वगैरह करके मत निकाल देना। तो ये आपका हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलास्टिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारा जो है वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। या फिर आप इसे बोल सकते हो कि जो भी आपका सेंट्रल फोर्सेस होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसको दूसरे वे में समझने का क्या तरीका है कि जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, वो ए से बी को यहाँ पे गई, ठीक है। अब इसी बॉडी को हम ऐसे टेढ़ा करके ले गए या फिर हम उसे जिग जैग करके ले गए, तो इन सारे केस में वर्क जो होगा वो सेम आएगा। ये नहीं होगा कि ए में अलग आएगा, बी में अलग आएगा, सी में अलग आएगा। तो ये वर्क डन जो होगा वो आपका mgh होगा। ये कैसे आया ये मैं आपको फर्दर इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। लेकिन अगर मान लो मैंने क्या किया, इस बॉडी को पहले ए टू बी लेके गया, फिर बी से वापस मैंने ए लेके आया, तो जब भी कुछ भी क्लोज हो, मतलब या कि आप इनिशियल से फाइनल गए फिर फाइनल से इनिशियल वापस आ गए, तो आपको जो यहाँ पे वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। mgh यानी कि प्लस का mgh माइनस का mgh हो जाएगा और आपका ज़ीरो आएगा। देखो ये mgh कहाँ से आया, तो अगर आप किसी बॉडी को हाइट पे लेके जाते हो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होता है mg इंटू एच, तो ऊपर लेके गए तो पॉजिटिव और नीचे लेके आए तो निगेटिव, तो आपका जो टोटल वर्क डन होगा वो यहाँ पे आपका ज़ीरो होगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर हम क्लोज लूप में लेके आ गए या इनिशियल टू फाइनल गए फिर फाइनल टू इनिशियल वापस आ गए, तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्क डन होता है ज़ीरो होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट वर्क ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि ये पाथ पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, बट ये जो है पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर ए टू बी जाना है तो आप ऐसे जाओ या इधर से होके जाओ या ऐसे होके जाओ, आपका जो वर्क डन है तीनों केस में अलग अलग आएगा। और यहाँ पे क्लोज लूप पे वर्क डन ज़ीरो नहीं होता,
और तीसरी बात क्या कि इसकी जो एग्जांपल होती है, जो मेन एग्जांपल वो है फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस या एयर ड्रैग फोर्स। तो विस्कस फोर्स जो है वो आप पढ़ोगे आपके फ्लूइड्स में, फ्रिक्शन फोर्स मैंने पढ़ा चुका है, और एयर ड्रैग तो आपको एयर रेजिस्टेंस वो आपको जनरली कहीं अलग से नहीं पढ़ना है। अब जो है वहाँ पे तो था कि इनिशियल से फाइनल गए, फिर फाइनल से इनिशियल गए तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर मान लो मैंने एक बॉडी को A to B लेके गया है और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा S हो रहा है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, म्यू एम जी एस। ये म्यू एम जी एस कहाँ से आया, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू एम जी ये फ्रिक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो म्यू एम जी। तो अब मैंने अगर ए से बी लेके गया है तो म्यू एम जी, और फिर बी से ए के लेके आया तो फिर म्यू एम जी एस। तो यहाँ पे जो होगा वो 2 म्यू एम जी एस हो जाएगा, यानी कि यहाँ वर्क डन 0 नहीं हो रहा है। हमारा जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, जैसे मान लो कि आप ट्रेन पे हो, तो जो आप सामने वाले पर्सन को देख रहे हो वो तो आपको लगेगा कि वही बैठा हुआ है रेस्ट पे। बट अगर कोई पर्सन ग्राउंड से उस दूसरे बंदे को देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि वो पर्सन मूव कर रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि आप देख कहाँ से रहे हो। तो हमारा जो वर्क डन होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। आपका और उस पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दोनों एक साथ मूव कर रहे हो। बट वो पर्सन जो ग्राउंड पे है और आपका सामने वाला पर्सन जो है, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन हमारा चेंज हो जाएगा। अब जो है हम एनर्जी को पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम जो एनर्जी है उसको वर्क डन भी बोल सकते हैं। जो हमारा टोटल वर्क डन होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, वो एनर्जी ऑफ बॉडी के इक्वल होता है। एनर्जी जो है वो हमारा वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसके यूनिट में बता देती हूँ क्या क्या होता है। जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किलोवाट आवर होता है, कैलोरी होता है। तो कैलोरी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, 4.18 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। एनर्जी का एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम आइंस्टाइन फार्मूला ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, E इज इक्वल टू mc²। और इस पे 2020 पे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पढ़ के किसी को समझ में ही नहीं आया था, क्योंकि सिर्फ मास दिया हुआ था और एनर्जी निकालना था, और सामने से आ ही नहीं रहा था कि कौन सा फार्मूला लगाना होता है। तो मास जो होता है, अगर आप AMU में लिखते हो तो उसका जो यूनिट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो आपको लगेगा कि ये रिलेटेबल नहीं है इस चैप्टर से, बट ट्रस्ट मी आपको ये कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और ये जो 1.67 इंटू 10⁻27 है, ये 1/Na का भी फॉर्मूला होता है। तो ये आपको केमिस्ट्री में एज अ शॉर्ट ट्रिक में आपको याद रखना है, ताकि कभी भी अगर आपको 1/Na आए तो आप ये लिख सको। अब तो ये हमारा एनर्जी हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो पहले पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ये कन्वर्ट हो सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बट जब हम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई डिवाइस को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माइक यूज़ कर रहा है तो इस साउंड एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम बल्ब यूज़ करें तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में यूज़ हो रहा है। तो अब एनर्जी तो पढ़ लिया, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv²। ठीक है, और आप इसको 3-4 तरीके से निकाल सकते हो अगर डेरिवेशन करना हो तो। एक कैलकुलस फॉर्म होता है, फिर एक डेरिवेशन के थ्रू भी आता है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन के थ्रू आता है। अगर आप इसको वेक्टर में लिखोगे तो ये होगा 12m वेक्टर v डॉट वेक्टर v। तो जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, क्योंकि इसमें जो है स्पीड का चेंज हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम था जो ट्रेन पे दोनों पर्सन थे, वैसे ही यहाँ जो वेलोसिटी जो होगा दोनों पर्सन का वो सेम होता है अगर ट्रेन पे रहते हैं तो। अब पढ़ते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम वेट भी बोल देते हैं,
तो वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे अच्छा बात क्या है कि ये कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करता है। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव के लिए भी आता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी आता है, इंटरनल के लिए आता है, एक्सटर्नल के लिए आता है, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जो भी हमारा वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, यानी कि W इज इक्वल टू KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। तो ये हर चीज़ के लिए आपका एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर ऑल। हम दो और पढ़ेंगे, एक होगा कि जब सिर्फ वर्क कंजर्वेटिव होता है तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, और दूसरा होता है कि जब हम वर्क कंजर्वेटिव के अगेंस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ये हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। अब जो है हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन बनाते हैं। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और अगर आप हाफ mv² को अगर आप mv निकाल दो तो ये हो जाएगा हाफ p, मोमेंटम जो है p जो है वो हमारा मोमेंटम है, हाफ p इंटू वी। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप v को p अपॉन m लिख दो, क्योंकि p इज इक्वल टू mv होता है, तो आप v को अगर p अपॉन m लिख दो तो ये हो जाएगा p² अपॉन 2m। तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो इक्वल टू हो जाता है p² अपॉन 2m। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन है इससे ये हमको पता लगता है कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बिना मोमेंटम के भी हो सकता है, और अगर मोमेंटम एब्सेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, और वाइस वर्सा, ये ट्रू है। तो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप बिटवीन के एंड पी। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगी, बहुत बहुत जगह काम आती है ये आपको मैग्नेटिज्म में भी काम आती है, रिलेशन निकालने को आता है। तो अब एक आता है क्या, स्टॉपिंग ऑफ व्हीकल बाय रिटार्डिंग फोर्स। जैसे मान लो कि कोई आदमी, कोई पर्सन व्हीकल चला रहा होता है, फिर वो कहीं फाइनली जाके रुकता तो है, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे न्यूमेरिकल फॉर्म में तो ये आएगा हाफ mv² अपॉन f। और आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि जो हमारा इम्पल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, या फिर इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी। तो यहाँ से आप टाइम जो है वो निकाल सकते हो mv अपॉन f। ये दोनों हमारा रिलेशन हो गया इनके बीच में। अगर हम कंपेयर करें सब कुछ को तो एक रिलेशन बन के आता है कि जो हमारा T1 अपॉन T2 होता है वो इक्वल होता है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2M KE1 अपॉन अंडर रूट 2M KE2। ये कैसे आया? देखो जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mv का, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mv। mv क्या होता है? mv हमारा होता है p मतलब हमारा मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट 2m के। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ दिया कि हमारा p1 इज इक्वल टू p2 है, टाइम बताओ, तो आप लिख दोगे T1 इज इक्वल टू T2। अगर पूछेगा क्या हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट है, वो आप मोमेंटम और मास के बीच का रिलेशन बताओ, तो ये कांस्टेंट ही हो गया, तो p जो है वो हमारा अंडर रूट m के प्रोपोर्शनल में आ जाता है। तो ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। और बेसिकली जो ये टर्म आता है जो हमारा p होता है वो अंडर रूट 2m के ही है, या फिर आप ऐसा लिख दो कि k इज इक्वल टू p² अपॉन 2m है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में दो मास दिया हो और आपको बोले कि बताओ काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो आपको क्या लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो जो होगा वो m के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। बट नहीं, ये हमारा गलत है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जब मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इन्वर्स ऑफ m के प्रोपोर्शनल होगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ना कि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा टोटल रिलेशन आ गया। अब जो है हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का बात करते हैं। अगर फ्रिक्शन हुआ तो हमारा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है फ्रिक्शन में, तो उसमें भी होगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। तो ये हमारा फ्रिक्शन वाला आ गया, फ्रिक्शन सेम है स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स, तो आप इसको लिखोगे हाफ mv² अपॉन ma। और फ्रिक्शन में जो a होता है वो μg होता है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा v² अपॉन 2 μg। ये आपका हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस।
तो आपको ये जो रिज़ल्ट है उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी अपॉन फोर्स। अच्छा ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं याद रखना तो ये तो पता है ना कि एफ डॉट एस क्या होता है, के ही होता है, यानी कि वर्क होता है। और वर्क क्या मैंने बताया कि जो वर्क होता है वही हमारा एनर्जी होता है, तो आपको ये पता है तो आप ये लिख सकते हो ना। और एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो यहाँ पे टाइम अगर हमको स्टॉपिंग टाइम निकालना होगा तो टी इज इक्वल टू एम वी अपॉन एफ, सिमिलरली हम ऐसा लिखेंगे। और एम वी अपॉन एम ए यानी कि म्यू जी, तो यहाँ पे हमारा आ गया वी अपॉन म्यू जी। तो आपको एक दूसरे से रिलेशन निकालने आना चाहिए, तो आपको बेसिकली कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिलेशन निकालने आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो गया। अब जो है हम पढ़ते हैं हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफ़ाइन होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर आप इसको ये नहीं याद रखते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइन होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो हमारी मेन फॉर्मूला है जो हम मैक्सिमम जगह यूज़ करते हैं वो होता है mgh, प्लस माइनस दोनों में। प्लस कब, जब आप ऊपर जा रहे होगे, जब माइनस कब, सॉरी प्लस कब, मैंने बताया था कि जी ऊपर जब जाता है तो माइनस और जी नीचे जब जाता है तो प्लस। तो माइनस कब, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे होगे, और प्लस कब, जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होगे। तो इस बात को आप यहाँ पे भी लिखना, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब जो आता है इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो इस वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का इम्पॉर्टेंस है। तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है यानी कि U2 माइनस U1, वो हमारे वर्क डन के निगेटिव होते हैं। यानी कि अगर आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा U आपका निगेटिव आएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आपका वर्क डन निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका डेल्टा U जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और इसका दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर या डी एस भी आप बोल सकते हो, फ्रॉम S1 टू S2। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला आ गया। ये जो एफ डॉट डी आर वाला फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने मैंने बताया कि एफ डॉट डी एस जो है या डी आर लिखते हैं, एफ डॉट डी आर जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर यानी कि डी एक्स। लेकिन ये जो हमारा अगर 3D में हमें लिखना हो तो आप एक्स वाई एक्सिस में लिखोगे तो हमारा जो एफ वेक्टर आता है वो निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव भी होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने निगेटिव बताया था पीछे। तो एफ जो होगा वो हमारा निगेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी यू अपॉन डी जेड के कैप होगा। तो ये हमारा 3D में हो गया। अब जो है हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है निगेटिव है, वर्क डन पॉजिटिव है निगेटिव है इनफैक्ट। तो ये जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, ये जो है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वाई एक्सिस में, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसमें होगा। लेट्स सी कि मतलब मान लो ऐसे कि एक ग्राफ मैंने इसे ऐसे बना दिया, ये जो है वो ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और इसको मैंने डी लिख दिया। तो बेसिकली सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट और बेसिक बात है, अगर मैंने डी यू अपॉन डी एक्स लिखा है इसका मतलब क्या, मैं स्लोप निकाल रही हूँ। ये मैंने पहले भी ग्राफ में बता रखा है। तो डी यू अपॉन डी एक्स जो है वो स्लोप हो गया हमारा। तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, जैसे मान लो ये दो ग्राफ हैं तो वो अगर 90 के तक रहता है तो हमारा जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर वो 90 से एक्सीड हो गया तो हमारा जो स्लोप होगा वो निगेटिव हो गया। तो अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ ए और बी में हमारा वर्क डन है पॉजिटिव या निगेटिव, तो सबसे पहले आपका जो काम होगा वो होगा स्लोप को बनाना। जैसे मैंने इसका ये स्लोप बनाया, ये 90 से ऊपर चला गया, यानी कि जो मेरा स्लोप है वो निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फोर्स होगा, फोर्स जो होता है वो माइनस डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप होता है। तो स्लोप हमारा निगेटिव, मान लो ये हमारा टर्म निगेटिव, ये हमारा टर्म जब निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारे यहाँ पे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया। अगर हम इसी चीज़ को बी और सी के लिए निकाले रहते तो हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव आएगा। तो अगर जब हमारा स्लोप पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, निगेटिव। तो हमारे यहाँ पे फोर्स जो है वो निगेटिव आ जाएगा।
और ये मान लो कि B है, ये C है, ये D है, तो ये B C D जो है वो सारा हमारा ज़ीरो फोर्स वाला है। यहाँ पे पोजीशन इक्विलिब्रियम हम इसको बोलते हैं। तो दिस इज़ B C एंड D जो है वो हमारा पोजीशन इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे हमारा फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अब हम पढ़ते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल के बारे में। तो देखो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल को छोटे फॉर्म में पढ़ने के लिए, अगर मान लो कि एक बॉल है और इसमें एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आप बॉल को थोड़ा भी इधर पुश करो या इधर पुश करो तो वो क्या कहेगा कि यहाँ पे आना चाहेगा। तो हमारे स्टेबल में क्या होता है कि वो उसके जो स्टेबल पोजीशन पे है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसको हम स्टेबल बोलते हैं। जो भी हमारा स्टेबल होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पढ़ते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? मान लो मैंने इस बॉल को उल्टा रख दिया, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने बॉल रखा, तो अगर आप थोड़ा भी इसको इधर या इधर मूव कर दोगे तो ये तो नीचे चला जाएगा, ये वापस से अपने पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है मैक्सिमम। और नेक्स्ट जो है वो हमारा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है? मान लो मैंने एक टेबल पे एक बॉल रख दिया, आप जिधर मूव करोगे ये उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल का ग्राफ। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर जो हमारा फोर्स नेगेटिव हो जाए तो उसे हम अट्रैक्टिव इन नेचर बोलते हैं। तो अगर F नेगेटिव है तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर हमारा F पॉजिटिव है तो वो हमारा रिपल्सिव फोर्स है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा ग्राफ दिया रहता है और बोलता है क्या कि AB जो है उसमें बताओ फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर है या रिपल्सिव इन नेचर है। तो आपको पहले स्लोप निकालना है और आपको ये फॉर्मूला लगाना है, एंड देन आपको अगर निगेटिव आया तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव आया तो वो रिपल्सिव हो जाएगा। अब जो हम स्प्रिंग फोर्स पे आते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग फोर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है -kx, ठीक है। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, इसलिए -kx। अगर हमें यहाँ पे वर्क निकालना होगा तो ये हो जाएगा ½ या आप इसको वर्क बोल लो या तो आप इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलो। यहाँ पे आप इसको काइनेटिक एनर्जी नहीं बोल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो U है वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ही आएगा। सो वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन स्ट्रेच स्प्रिंग। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये कभी भी स्टोर नहीं होती है। तो ये मैंने टॉपिक ही नहीं लिखा, ये स्प्रिंग फोर्स का है। तो स्प्रिंग फोर्स का F जो होता है वो -kx होता है। जो वर्क डन होता है या बोल लो आप पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो ½ होता है, ठीक है। अब ½ को हम क्या लिख सकते हैं? kx जो होता है वो F होता है। तो अगर हम इसको F लिख दिए तो ये हो जाएगा F12Fx, ठीक है। और अगर हम x को F/x लिख दिए तो ये हो जाएगा F²/2k। जैसे हमने वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में निकाला था रिलेशन, वैसे ही हम यहाँ पे फोर्स का निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन। अब मान लो कि हमारा जो बॉडी है वो मूव कर रहा है x1 to x2, तो यहाँ जो हमारा निकल के आता है वर्क डन वो होता है ½ x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, यानी कि फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अब जो है थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ पढ़ लेते हैं जो 10th में भी होता है। ये जो हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड आ रहा है, ठीक है, एक हमारा ऐसा ग्राफ है और एक जो है वो हमारा सीधा एनर्जी, ये एनर्जी के लिए हो गया, और ये जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया। तो ये है एनर्जी, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये मान लो x हमारा 0 है, ये हमारा x जो है वो +a में है और ये जो है हमारा -a में है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। देखो कैसे ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 यानी कि काइनेटिक एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ 0 हो रही है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। और ये जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि पता है आपको कि लोएस्ट पॉइंट पे जहाँ हाइट होगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, तो यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे 0 जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं चेन वाला पढ़ने के लिए। चेन वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, बट
इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगी इसको सॉल्व करने का। मान लो कि आपको वर्क डन निकालना है पुलिंग द चेन, वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग चेन या हैंगिंग पोर्शन ऑन टेबल। ठीक है, तो एक जो है मान लो अगर इसका टोटल लेंथ L है और ये L/N जो है वो नीचे हमारा गिरा हुआ है और इसको हमको ऊपर पूरा उठाना है, तो इसमें वर्क डन क्या होगा? तो सबसे पहले जब भी जो ऐसा जिसके मास वेरिएबल होते हैं, यानी कि मास जो है हमारे सेम नहीं होते हैं, तो हम सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। तो ये सिर्फ L/N नहीं होगा, हमें सिर्फ ये लेंथ लेना है L/N/2, यानी कि L/2n, ये हमारा लेंथ हो गया। और मास जो होगा यहाँ पे M/N होगा, मास सेंटर ऑफ मास से नहीं लेते, तो हमारा हो गया M/N। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है वर्क का होता है mgh। हमारा m क्या है M/N, g तो g, और h क्या है L/2n। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन के आता है वो होता है mgL/2n का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वर्क डन। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि मास में डिवाइड कर देना जितना पोर्शन नीचे है, L में डिवाइड अपॉन 2n कर देना जितना पोर्शन नीचे है। अब हम इसी में वेलोसिटी पढ़ते हैं कि ये जो चेन है ये यहाँ से गिर के, मान लो कि ये चेन पहले ऐसे हैंगिंग थी एंड देन उसका पोजीशन जो है वो पूरा यहाँ पे वो गिर गया। ठीक है, ये तो पोजीशन A है, ये पोजीशन B है। तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी जब वो लीव कर रहा होगा टेबल को, या फिर आप लिख दो कि वेलोसिटी ऑफ चेन वाइल लीविंग टेबल। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन A का है और ये हमारा पोजीशन B का है। अब देखो ये वाले का तो आपको वर्क डन पता चल गया है कि इसका जो वर्क डन होता है वो mgL/2n² होता है। तो आपको इसका वर्क डन पता है mgL/2n²। इसका क्या होगा M/N, तो n तो कोई पार्ट गिरा ही नहीं, तो अपॉन n में कुछ नहीं होगा, g तो g, और L/2n, तो n तो कुछ है नहीं, तो mgL/2, और इसका आपको पता है mgL/2n²। तो अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या करेंगे? तो मैंने बताया था कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो हमारा वर्क डन तो हमारा ये है B/A जा रहा है, यानी कि mgL/2 माइनस mgL/2n² इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ mv²। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ तो v आ जाएगा। तो आपको पूरा फॉर्मूला तो याद करना नहीं है, आपको पता लग गया है कि आपको हैंगिंग चेन का वर्क डन कैसे निकालना है, और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम भी पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट करता है और टेस्ट सीरीज़ में काफ़ी बारी ये पूछा जाता है। अब जो है हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं एनर्जी का। तो हमारा जो एनर्जी होता है उसमें एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि हमारा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका टोटल ज़ीरो हो जाता है, कि डेल्टा के ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, या वाइस वर्सा। तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आपको वर्क कंजर्वेटिव निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा माइनस डेल्टा यू। अगर आपको वर्क कोई भी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, तो आपका जो होगा वो होगा डेल्टा के। और आपको अगर वर्क निकालना है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपका जो वर्क डन होगा वो होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्योंकि अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा अगेंस्ट, तो यहाँ पे आपका डेल्टा यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपको वर्क डन निकालने का 3 मेन है, और यहीं पे इसी से पता लगता है कि जो एनर्जी होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है एक काइंड से अनदर काइंड पे, क्योंकि वो ना डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही क्रिएट हो सकता है। तो ये हमारा एनर्जी का पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पावर। पावर बहुत ही छोटा टॉपिक है। पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, या पावर का फॉर्मूला होता है F.V। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है। अगर आपको इसी को ग्राफ में देखना हो,
देखो ये जो ग्राफ है इसका जो वाई एक्सिस है वो वर्क होगा और ये टाइम होगा। और मान लो इस पॉइंट पे पूछा, यहाँ पे मैंने स्लोप बनाया, एंगल थीटा बनाया, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज स्लोप एंड वाई अपॉन एक्स यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी भी एक्स, तो ये आपका पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर हमें वर्क लिखना होगा तो हम P इंटू डी टी भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर जो ग्राफ है हमारा P और डी टी का है तो इसका जो भी एरिया होगा वो हमारा वर्क निकल के आ जाएगा। ये सिमिलर ग्राफ का क्वेश्चन हर जगह ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर चैप्टर में ही आते हैं। अब एक छोटी सी बात कि देखो ये F डॉट V है, तो F डॉट V को हम F को क्या लिख सकते हैं, V डी एम अपॉन डी टी। ये मैंने NLM में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाके NLM की वीडियो देखो। और ये V इधर से, तो ये V स्क्वायर डी एम अपॉन डी टी हो जाएगा ना हमारा। और अगर हमें T नहीं लिखना है, अगर हमें डिस्टेंस के फॉर्मूले में लिखना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो ये हो गया हमारा V क्यूब डी एम अपॉन डी एल। सो दिस कवर ऑल द टॉपिक कॉन्सेप्ट। अगर आप क्वेश्चन बना लोगे तो आराम से बन जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।